Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of February 2021. तो गाइस आज है तारीख 15 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक गिवन है। क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस चैनल से डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा पहला आर्टिकल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पर इटली के प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ चुके हैं। नए प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका आप लोग स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे हो और इनका नाम है मारियो द्रगी। तो आप इनका नाम याद रखना, ये फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ रह चुके हैं मारियो द्रगी। इनको सुपर मारियो के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो जो मारियो द्रगी हैं इनका जन्म हुआ था 1947 में। ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ सेंट्रल बैंकर हैं, पॉलिटिशियन हैं और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की आप कह सकते हो दर्जा हासिल कर लिया है इटली के अंदर। तो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन सी तारीख को ये चूज करे गए? 13 फरवरी 2021 को ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्राइम मिनिस्टर से पहले प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कहाँ के थे? यूरोपियन सेंट्रल बैंक यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2011 से लेकर 2019 तक। वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीटेडली बताई गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, जो द्रगी थे ये साथ ही साथ एक चेयर रह चुके हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। चेयरमैन रह चुके हैं इस बोर्ड के 2009 से लेकर 2011 तक। साथ ही साथ गवर्नर रह चुके हैं ऑफ द बैंक ऑफ इटली 2005 से लेकर 2011 तक। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आप ध्यान ना भी रखो तो बस इतना याद रखना, इटली के नए प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मारियो द्रगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो है ये आर्टिकल नंबर 2 और बात करी जा रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो जो लोग आप देख सकते हो कि हाँ, जो वेमेन है वो आज के टाइम पर जो वर्क कर रही हैं उनके साथ काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोगों को स्किल्स देंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर बात करी गई है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं इन्होंने लॉन्च कर दिया है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो स्किल ट्रेनिंग इससे क्या होगा, स्किल्स को दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि भाई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसको रोकने की पूरी कोशिश रहने वाली है। ओके, तो जो भी यहाँ पे वर्क प्लेस पे ऐसा होता है, सिचुएशन देखने को मिलती है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। नाउ इसको लॉन्च कैसे करा गया? एक पार्टनरशिप के अंदर इसको लॉन्च करा गया है और वो पार्टनरशिप हुई है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल के द्वारा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये 6 महीने का प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। लगभग 3 स्टेट्स ऑफ राजस्थान होंगे और हरियाणा होगा, पंजाब होगा। यहाँ सबको में हम लोग 1800 ट्रेनीज को ट्रेन करेंगे। साथ ही साथ 240 ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स होंगे। इन सबको ट्रेन करा जाएगा कि भाई अच्छी तरीके से लोग स्किल्स सिखा सकें लोगों को कि भाई वो लोग किस तरीके से सेक्सुअली हैरेसमेंट से बच सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। यहाँ अगेन स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करी जा रही है। तो उसके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है इन्हें ये नई स्कीम जारी कर दी गई है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। इसमें क्या होगा, लोगों की स्किल्स को बूस्टअप करा जाएगा, लोगों की स्किल्स को मजबूत करा जाएगा। उसी के लिए यहाँ पे स्कीम को लाया गया है। नाउ स्किल्स के अंदर क्या क्या आएगी, जैसे भाई उनको ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपीरियंस मिले, एबिलिटी हो उनके अंदर, ग्रोथ हो, एडवांस ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, लर्निंग हो, कंपटीशन हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर हम किसी बंदे के अंदर स्किल्स ठूस कर भर देते हैं तो। नाउ जो ये फेलोज हैं
अंडर द MGNF यहाँ पे क्या होगा, ये लोग एकेडमी एक्सपर्टाइज होंगे, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होंगे, ये सब इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल स्किल्स इकोसिस्टम। देखो ये सब हो गया क्या, यहाँ पे जो फेलोज होंगे इसके अंदर ये सब ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, लोगों की जो स्किल्स होगा उनका विकास करा जाएगा, ताकि भाई लोग आने वाले टाइम में थोड़े से और ज़्यादा ग्रो अप होते हुए नजर आए। ठीक है, जो ये सक्सेसफुली लॉन्च के साथ यहाँ पर जो फर्स्ट पायलट है इसके अंदर 69 फेलोज होंगे जो कि वर्क करेंगे लगभग 69 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि भाई ये इसको हम लोग और बढ़ा देंगे, इस टीम को और बढ़ा देंगे, लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी हमारे भारत के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी के अंदर इन स्किल्स को प्रोवाइड करवाया जाए, लोगों की स्किल्स को डेवलप करा जाए, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको अपने आपकी स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर अभी से ही पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। बात करी गई है संकल्प के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अगेन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आर्टिकल है। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन इसकी फुल फॉर्म है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिलकर जो है इस फंक्शन को चेयर किया और यहाँ पर ये संकल्प आप कह सकते हो प्रोग्राम को पूरी तरह से चलाया। इस संकल्प प्रोग्राम के अंदर है क्या? संकल्प प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि भाई जो ट्रेनर्स होते हैं यानी जो ट्रेनिंग देते हैं उनको सेटअप करना, ठीक है, उनको तैयार करना, साथ ही साथ 50 से ज़्यादा अकेडमिक को सेटअप करना ताकि लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करा जाए। उसके बाद लोगों की क्वालिटी के ऊपर काम करना, मार्केट रिलेवेंस को बढ़ाना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अच्छी तरीके से काम करना, एक क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट देना, लोगों को एक क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग देना। उसके बाद एक गवर्नेंस और साथ ही साथ जो स्किल ट्रेनिंग है उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये काम करता है। और उसके बाद अगेन स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है। जो ये स्कीम है इसके अंडर में विमेन भी आती हैं मैन के साथ। तो यहाँ पे संकल्प के बारे में याद रखना, पहली चीज़ तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना। दूसरा एक दो पॉइंट यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि भाई जो स्कीम है ये बात करती है लोगों के स्किल के डेवलपमेंट के बारे में। अगेन यहाँ पे बात करी जा रही है भाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ होंगी यहाँ पर उनके थ्रू लोगों का क्या करा जाएगा, स्ट्रेंथन करी जाएगी उनकी स्किल्स को, ठीक है, जो भी स्किल्स होंगी उनको जो है बढ़ाया जाएगा। तो वही अगेन बार बार वही चीज़ आ रही है इसके अंदर, हम लोग इसको स्किप करते हैं। नाउ आते हैं कुछ हटकर, यहाँ पे आता है हमारा 5th आर्टिकल और आता है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बात करी गई है मुशायरा के बारे में। तो मुशायरा यहाँ पर थोड़ा बहुत मुशायरा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मुशायरा, और उसका जो विषय होने वाला है उसका जो थीम होगा वो होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये मुशायरा कब होगा? ये मुशायरा होने वाला है 20 फरवरी 2021 को, जहां पर हमारे कंट्री के जाने माने पोएट्स आएंगे और अपना ये मुशायरा दिखाएंगे। अगर हम बात करें, मुशायरा एक पोएटिक सिंपोजियम है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे हम लोग महफिल बोलते हैं, मुशायरी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कवि यहाँ पे होते हैं, पोएट्स होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपना अब जितना भी उनकी कला होती हैं वो दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। नाउ अगर हम बात करें, जो मुशायरा है ये एक पाकिस्तान के कल्चर का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया के कल्चर का पार्ट है, डेक्कन का, साथ ही साथ जो हैदराबादी मुस्लिम्स हैं उनका भी एक बहुत जाना माना ये पार्ट बोला जाता है मुशायरा। ओके, उसके बाद बात करी गई उर्दू मुशायरा आज के टाइम पर फाइनल अपने पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम बात करें 18 सेंचुरी में था, ये 18 सेंचुरी में लाया गया था। उसके बाद इसको पॉपुलर किसने किया था? पॉपुलर ये करा गया था बहादुर शाह जफर जी के द्वारा, ठीक है, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे इंडिया के। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना, लास्ट मुगल एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर। अब जो मुशायरा होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मज़िया मुशायरा, दूसरा तराही मुशायरा। यहाँ पे क्या होता है, अगर पोएट है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जो भी पोइट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस है, सीरियस है अपने नेचर में, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं मज़िया मुशायरा। तराही मुशायरा क्या होता है? ये एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म होता है जहाँ पर मिस्र होता है, ये आपको दिया जाता है। बहुत सारे पोएट्स होते हैं जो कि इन गज़ल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए मुशायरा के मेन कोई टाइप्स, जैसे कि और भी टाइप्स हैं लेकिन उनमें से मेन आपको मालूम तो होना चाहिए 2 टाइप्स तो ये हैं। कौन सा? एक मज़हब मुशायरा और एक तराही मुशायरा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, बात करी गई है आरएसएम के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। तो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां एडिशन होने वाला है। 14 फरवरी को आप कह सकते हो स्टार्ट हो चुका है ये 11वां एडिशन। कहाँ पे स्टार्ट करा गया? इसको वेस्ट बंगाल के अंदर कूच बिहार के अंदर ये महोत्सव स्टार्ट करा गया है। नाउ इस महोत्सव में क्या होगा? इस महोत्सव के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर से 7 यानी कि जो 7 मेन कल्चर्स को लिया जाएगा कि भाई वहां पर इस पर्टिकुलर जगह का डांस फेमस है, इस पर्टिकुलर जगह का गाना फेमस है, यहाँ का खाना फेमस है, यहाँ का संस्कृति फेमस है। तो ये सारी चीज़ें ली जाती हैं और यहाँ पर पूरी तरह से ये चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। नाउ बात करते हैं जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये एक फेस्टिवल है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। इसको ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं लगातार 2015 से। ठीक है, यहाँ पे 7 जोनल कल्चर सेंटर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें होता क्या क्या है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल होता है, फोल्क ट्राइबल आर्ट देखने को मिलता है, डांस होता है, म्यूजिक, खाना पीना। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं वन स्टेट इन अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपसे पूछा जाए क्या एक ही स्टेट में मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ना अगर हम बात करें ये 11वां एडिशन है। ये जो 10वां एडिशन हुआ था इसका, ये हुआ था 2 नवंबर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे बात ये करी जा रही है जो 10वां एडिशन था इसका ये हो चुका है, लेकिन हम लोग 10वां एडिशन को मनाया है हम लोगों ने 2015 से लगातार मना रहे हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 2021 में हम लोग इसका 11वां एडिशन मना रहे हैं। अलग अलग सिटीज़ में मनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटका, तेहरी एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके की सिटीज़ के अंदर ये सेलिब्रेट करा जाता है। नाउ जो 11वां एडिशन है इसका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, इसको 14 फरवरी से 28 फरवरी तक रखा गया है। कहाँ पर मनाया जाएगा? वेस्ट बंगाल में, कूच बिहार में, मैंने भी आप लोगों को बताया, साथ ही साथ दार्जिलिंग में और उसके बाद मुर्शिदाबाद में, यानी अलग अलग डेट्स में। वेस्ट बंगाल यानी कूच बिहार के अंदर 14 से 16 तक, दार्जिलिंग के अंदर 22 से 24 तक, मुर्शिदाबाद के अंदर 27 से 28 तक हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। नाउ आज का लास्ट आर्टिकल, यहाँ पे बात करी गई है वेम्बनाड लेक के बारे में। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, वेम्बनाड लेक देखोगे यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह बना दिए गए हैं। तो उन रिजॉर्ट्स को बोला जा रहा है भाई इलीगली इनको कंस्ट्रक्ट करा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो कोस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके मुताबिक इन रिजॉर्ट्स को नहीं बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेम्बनाड लेक के बारे में। तो ये जो वेम्बनाड लेक है इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जो वेम्बनाड है इसको हम लोग वेम्बनाड कयल भी बोलते हैं, वेम्बनाड कोल भी बोलते हैं। ये एक लार्जेस्ट लेक है अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, साथ ही साथ लार्जेस्ट लेक है पूरे के पूरे केरला स्टेट के अंदर। उसके बाद इसका जो एरिया है वो है 2033 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और ये एक सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत की। ठीक है, भारत के अंदर जो रामसर साइट्स हैं जितने भी, उसके अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है केरला के अंदर। ये जाना जाता है वेम्बनाडु लेक के नाम से कोतयम में, और पुन्नमदा लेक के नाम से अलापुझा में, कोची लेक के नाम से कोची के अंदर। यानी कि ये जो लेक है अलग अलग जगहों पर फैली पड़ी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कंडक्ट कराई जाती है इन जो लेक है इसके कुछ पोर्शन में। जो भारत सरकार है इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो ये वेम्बनाड वेटलैंड है ये एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर आना चाहिए। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर डेली बेसिस पे इस लेक्चर का PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।